हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम इज। तो एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया गया है और हमें मोमेंटम और हाइट का ग्राफ कौन सा सही है ये बताना है। तो इस बॉल के पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी होगा और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। उसके बाद ये पार्टिकल नीचे आएगा तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं शुरुआत में मोमेंटम कुछ था, उसके बाद मोमेंटम ज़ीरो हो गया और फिर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर ये पहला वाला ग्राफ देखें तो शुरुआत में मोमेंटम ज़ीरो दे रखा है यहाँ पर, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। दूसरा वाला ग्राफ अगर चेक करें तो शुरुआत में यहाँ पे भी मोमेंटम ज़ीरो दे रखा है, तो ये ग्राफ भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ग्राफ में शुरुआत में कुछ मोमेंटम है, फिर ज़ीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया, तो ये सही लग रहा है। और फोर्थ वाले में कुछ मोमेंटम है, फिर ज़ीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में चेक करते हैं। तो अब हमें ये रिलेशन पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये लिख सकते हैं। और फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि जो g होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी में और h में लीनियर रिलेशन नहीं है। अगर वेलोसिटी और h में लीनियर रिलेशन नहीं है तो मोमेंटम और h में भी लीनियर रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है, अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एक्सपीरियंसेस अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। तो एक पार्टिकल पे वेलोसिटी, एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू के वी वाई आई कैप प्लस वी एक्स जे कैप, वेयर वी एक्स एंड वी वाई आर एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इफ़ ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी दे रखा है ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। पहला पढ़ते हैं, क्वांटिटी वी क्रॉस ए इज़ कांस्टेंट इन टाइम। वी क्रॉस ए जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट चेक करने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो बाकी का स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। एफ अराइजेज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अराइज हो रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं, Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए क्रॉस बी, उससे हमें C मिलता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि C वेक्टर जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। जो C वेक्टर है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ए के भी और बी के भी। तो हम बोल सकते हैं अगर ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है तो जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन टाइम। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो फोर्स क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा। फोर्स कैन ओनली चेंज the direction of velocity. Force can only change the direction of velocity. Force can only change the direction of velocity. तो क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो अगर सेकंड ऑप्शन को हम सही मान लेते हैं तो थर्ड ऑप्शन भी सही होना चाहिए। अब एक से ज़्यादा सही ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही नहीं होगा। फोर्थ वाला पढ़ते हैं, क्वांटिटी वी डॉट ए इज़ कॉन्स्टेंट इन टाइम। वी डॉट ए कॉन्स्टेंट तभी होगा अगर ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो वी डॉट ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं होगा,
क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स होने की वजह से। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स होता तो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता। अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ वही सही है। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, ये हमने किया ऑप्शन एलिमिनेट करके। दूसरा तरीका क्या होगा, पहले एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे फोर्स को मास से डिवाइड करके। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मास से डिवाइड करेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मास से डिवाइड करेंगे, तो दोनों डायरेक्शन में हमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ, और वो टाइम के साथ कांस्टेंट आएगा, मतलब उसमें कहीं पे भी टाइम नहीं आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A spaceship in space sweeps stationary interplanetary dust. As a result, its mass increases at the rate. तो मास के इंक्रीज का रेट दे रखा है और हमें पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम को हम लिखेंगे mv। अब अगर इसमें मास भी चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, v dm/dt प्लस m dv/dt। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया। अब जो फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, स्पेस में जो फोर्स लगता है उसको हम ज़ीरो मानते हैं। तो ज़ीरो इक्वल टू v dm/dt प्लस m dv/dt। इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा, v dm/dt इक्वल टू माइनस m dv/dt। अब dm/dt क्या दे रखा है, bv²। तो dm/dt की जगह bv² कर देते हैं, माइनस m dv/dt। dv/dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन। तो m को नीचे ले जाते हैं तो क्या आएगा, bv³ डिवाइड बाई m इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, bv³ बाई m। एक्सीलरेशन क्या आ गया, bv³ बाई m, और साथ में नेगेटिव का साइन होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A small ball of mass m is thrown upward with velocity u from ground. The ball experiences a resistive force mkv², where v is its velocity, the maximum height attained by the ball. तो ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया गया और मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा ये हमें बताना है। इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है u, और ऐसा बोला है एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है mkv²। तो जो नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, mg प्लस mkv²। तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, g प्लस kv²। तो ये एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो एक्सीलरेशन लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ g प्लस kv²। तो अब एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हमें h निकालना है। तो एक्सीलरेशन के लिए दो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, dv/dt और दूसरा v dv/dx। तो यहाँ हमें h निकालना है यानी डिस्प्लेसमेंट, तो हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v dv/dx। तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे v dv/dx इक्वल टू माइनस g प्लस kv²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v dv/g प्लस kv² इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। शुरुआत में पोजीशन 0, फिर h। शुरुआत में इसके पास वेलोसिटी था u और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। ये नेगेटिव साइन
हटा देते हैं और जो लिमिट है उसको स्वैप कर देते हैं। तो v डी वी अपॉन जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो h। अब हम g प्लस के वी स्क्वायर इसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं t, क्योंकि हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको कोई वेरिएबल मान लेते हैं t। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर, तो g कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2kv dv ये कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ से हम देख सकते हैं v dv क्या आ रहा है dt अपॉन 2k। ये क्या आया v dv, तो v dv की जगह dt अपॉन 2k लिख सकते हैं। तो हम v dv की जगह क्या लिख देते हैं dt अपॉन 2k, और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया था t। डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया था t। अब जो लिमिट होगा वो क्या होगा, तो अगर v की जगह 0 पुट करें, v की जगह अगर 0 पुट करें क्योंकि लोअर लिमिट में 0 था, तो v की जगह अगर 0 पुट करें तो t क्या आ रहा है g के इक्वल आ रहा है, तो लोअर लिमिट में g होगा। क्योंकि यहाँ पे dt आ गया है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था dv और यहाँ पे dt आ गया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा g। अब अगर इस इक्वेशन में हम v की जगह u पुट करें तो क्या आ जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर। तो अपर लिमिट में क्या आ जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो 1/2k dt बाई टी, यानी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा ln t। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे g प्लस के वी स्क्वायर और g। लिमिट्स यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/2k ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा g प्लस के वी स्क्वायर डिवाइड बाई g। माइनस करेंगे फिर लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फाइनल आंसर आ रहा है 1/2k ln 1 प्लस के वी स्क्वायर बाई जी, ऐसा कुछ आ रहा है फाइनल आंसर, जो कि फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ मोमेंटम p। तो एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है जिसका मोमेंटम p है। अ फोर्स F इक्वल टू के टी एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। तो ये जो फोर्स है वो t टाइम इंटरवल के लिए लगता है, सो डैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p टू 3p। तो मोमेंटम p से क्या हो गया 3p। द वैल्यू ऑफ t इज़, तो t का वैल्यू बताना है। तो फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं dp बाई dt, ये किसके इक्वल हो जाएगा के टी के। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dp बाई के इक्वल टू टी dt, या फिर के को भी वहीं रहने देते हैं तो क्या आ जाएगा dp इक्वल टू के टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो लोअर लिमिट में क्या आएगा p, अपर लिमिट में क्या आएगा 3p। k कांस्टेंट होगा तो बाहर कर देते हैं t dt, लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में कैपिटल T। तो अब dp का इंटीग्रेशन क्या होगा p, तो 3p माइनस p इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट में t, लोअर लिमिट में 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3p माइनस p क्या हो जाएगा 2p इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या आ रहा है 4p बाई के इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2√p बाई के। t क्या आया 2√p बाई के। तो ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है
2√p/k। तो ये क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ से हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स f गिवन बाय एम्पेरिकल लॉ F इक्वल टू r अपॉन टी स्क्वायर। तो F इक्वल टू r अपॉन टी स्क्वायर, साथ में v भी है। इफ़ दिस लॉ इज़ टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द बेस्ट वे इज़ टू प्लॉट। तो कौन सा ग्राफ प्लॉट करें ताकि इस मोशन को स्टडी किया जा सके। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन r अपॉन टी स्क्वायर v। अब एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv/dt। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने फोर्स को लिखा dp/dt और इस क्वेश्चन में हम फोर्स को लिख रहे हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि इस तरफ t है और वेलोसिटी है। और यहाँ पे आप देखें कि वेलोसिटी नहीं था बल्कि मोमेंटम का बात हो रहा था, तो हमने फोर्स को क्या लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे कहीं मोमेंटम का बात नहीं हो रहा है, तो हम फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो m dv/dt, एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे, dv/dt इक्वल टू r अपॉन टी स्क्वायर v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, dv अपॉन v आ जाएगा और dt अपॉन टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, 1/v का इंटीग्रेशन ln v और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर में -2 है, फिर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो क्या आएगा ये -1/t। तो क्या आएगा -1/t। तो अगर ध्यान से देखें तो ये आ रहा है ln v इक्वल टू r/m इंटू 1/t। तो अगर हम log v और 1/t का ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, log v और 1/t का ग्राफ। तो उससे मोशन को स्टडी किया जा सकता है इस ग्राफ से। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, log v और 1/t का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मोशन को स्टडी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड f बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट। डिस्क्राइब द पाथ दैट द पार्टिकल कैन टेक इफ़ u क्रॉस f इज़ 0। तो अगर u क्रॉस f 0 है तो पाथ कैसा होगा। तो अगर u क्रॉस f 0 है यानी वेलोसिटी और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है, तो पाथ कैसा होगा हमें ये बताना है। और ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ये भी दे रखा है। तो a क्रॉस b अगर करते हैं, a क्रॉस b अगर करते हैं तो क्या आता है, a b साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। तो अगर ये 0 हो रहा है इसका मतलब जो थीटा है वो क्या है, या तो 0 डिग्री है क्योंकि साइन 0 0 होता है, या फिर वो 180 डिग्री है, या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री हुआ इसका मतलब वेलोसिटी में और फोर्स में जो एंगल बन रहा है वो 0 है, इसका मतलब दोनों ही एक ही लाइन में रहे। और अगर ये 180 डिग्री है तो वेलोसिटी में और फोर्स में कितना एंगल बन रहा है, ऐसा कुछ 180 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पे है। तो दोनों ही केसेस में हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, क्योंकि अगर फोर्स में और वेलोसिटी में 0 या 180 डिग्री बनता है तो मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इस केस में रिटार्डेशन होगा और इस केस में एक्सीलरेशन होगा। सेकेंड वाला पढ़ते हैं। u डॉट f इज़ 0, f इज़ कांस्टेंट। तो अगर u डॉट f 0 है इसका मतलब हम बोल सकते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फोर्स के। अगर वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर है तो u का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, u का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ अ रूम. The ball experiences air resistance that is proportional to the speed of the ball. Just before hitting the ceiling, the speed of the ball is 10 मीटर पर सेकेंड. तो एक रूम में ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया और टकराने से पहले जो वेलोसिटी था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड. जस्ट बिफोर हिटिंग द सीलिंग, और जो रिटार्डेशन था वो कितना था, 2g. रिटार्डेशन जो था वो कितना था, 2g. तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये जो 2g एक्सीलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा. द बॉल रीबाउंड्स फ्रॉम द सीलिंग विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड एंड फॉल्स ऑन द फ्लोर 2 सेकेंड्स आफ्टर मेकिंग इम्पैक्ट विद द सीलिंग. हाउ हाई इज द सीलिंग. तो ये सीलिंग का जो हाइट है वो हमें बताना है. तो अगर इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स होगा mg. अगर ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ रिटार्डेशन फोर्स होगा, उसको हम Fr कर देते हैं, रिटार्डेशन फोर्स Fr. और नीचे की तरफ ये एक्सीलरेशन है 2g. तो हम ऐसा लिख सकते हैं mg प्लस Fr इक्वल टू 2mg मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू 2g एक्सीलरेशन नीचे की तरफ इसका एक्सीलरेशन है 2mg. तो हमने F नेट इक्वल टू ma लिखा. तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन 2mg, इसको मास, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन 2g, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया. तो F नेट इक्वल टू mg. अब यहाँ से अगर रेजिस्टिव फोर्स निकालें तो वो क्या आएगा, 2mg माइनस mg. तो जो रेजिस्टिव फोर्स आ गया वो कितना आ गया, mg के इक्वल आ गया. जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितना आ गया, mg के इक्वल आ गया. तो अगर रेजिस्टिव फोर्स mg के इक्वल आ गया, टकराने के बाद नीचे की डायरेक्शन में फोर्स होगा mg, और ये जो रेजिस्टिव फोर्स है वो अब ऊपर की डायरेक्शन में लगने लगेगा क्योंकि वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है. फोर्स रेजिस्टिव है, इसका मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा ये फोर्स. तो हम लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा, 0. तो जब ये टकरा करके वापस नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन 0 होगा. अगर एक्सीलरेशन 0 होगा इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा. अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम. तो कितने टाइम में टकरा के वापस आ रहा है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड 2 सेकेंड आफ्टर मेकिंग द इम्पैक्ट. तो ये दे रखा है कि 2 सेकेंड बाद टकरा के वापस आ रहा है, और वेलोसिटी भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड. ऐसा बोला है टकराने से कोई वेलोसिटी में लॉस नहीं हुआ. तो 10 इंटू 2 करें तो क्या आ जाएगा, 20, यानी 20 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस या हाइट. 20 मीटर आ जाएगा हाइट ऑफ द सीलिंग. तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं. A small body of super dense material whose mass is half the mass of the earth. तो एक बॉडी है जिसका मास कितना है, अर्थ के मास के हाफ. तो इसका मास लिख देते हैं अर्थ के मास के हाफ. स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट एट अ हाइट h अबव द अर्थ. अर्थ से ये h हाइट ऊपर है और वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है. एंड रीचेस द अर्थ सरफेस इन टाइम t. तो t टाइम में अर्थ के सरफेस से पहुंच गया. कैलकुलेट टाइम t एज्यूमिंग दैट h इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये अर्थ है, इसका मास होगा me. तो ये जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहा होगा, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा me/2 इंटू जी. तो ये जो मास है वो अर्थ पे भी इतना ही फोर्स लगाएगा. कितना फोर्स लगाएगा, me/2 इंटू जी. सेम फोर्स लगाएगा. हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ से. तो अगर इतना ही फोर्स लगाएगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा इसका, अर्थ का एक्सीलरेशन कितना होगा, मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ. तो इससे हम देख सकते हैं कि अर्थ का जो एक्सीलरेशन आया वो क्या आया, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इक्वल टू g/2.
एम और एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ क्या आ गया, g/2। तो जो नेट एक्सेलरेशन हुआ वो क्या आ गया, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g और अर्थ का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g/2। तो एक्सेलरेशन नेट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो g प्लस g/2, g प्लस g/2 करें अगर तो क्या आ रहा है 3g/2, g प्लस g/2 करें तो क्या आ रहा है 3g/2, यानी नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया 3g/2। अब हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, t = √2h/g, ये फॉर्मूले से हम टाइम निकाल देंगे कि ये फॉर्मूला होता है h = 0 + हाफ AT², हाफ GT², यानी 2h/g इफेक्टिव इक्वल टू t और इसका रूट। तो यहाँ पे g इफेक्टिव क्या आएगा 3g/2, तो टाइम हम कैसे लिख सकते हैं √2h × 3g/2। तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा 2 √h/3g, ये आंसर हो